हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाही पाठशाला को आप सबों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्यार आप लोगों ने शाही पाठशाला को दिया है, जब हमारा व्यूज बढ़ता है, जब हमारा लाइक बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे उत्साह में वृद्धि होती है और मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी प्रकार से मैं मेहनत करता रहूँगा। आप चैनल को प्यार देते रहें, वीडियो को देखते रहें और जो आपका सुझाव आता है, आप जो कमेंट हमें करते हैं, तो इससे हमें बहुत आनंद आता है। काम करने में हमारी ऊर्जा जो है वह दुगुनी हो जाती है। तो इसी प्रकार से शाही पाठशाला के साथ आप लोग बने रहें। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के सेट को। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रणाली के लिए जो है सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो आपको उस प्राचीन नगर के नाम बताने हैं। 4 विकल्प है आपके पास। ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है राखीगढ़ी और डी है रोपड़। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, धौलावीरा। ठीक है, वह प्राचीन नगर जो उन्नत जल संचय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पर था होना ज़्यादा सही लगेगा। था कौन सा है? धौलावीरा। यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, धौलावीरा वर्तमान में जो है कि गुजरात के कच्छ रण में कादिर द्वीप पर स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ रण के कादिर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से किससे अथवा किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, तो ए है अपना 1813 का चार्टर एक्ट, 2 है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा है कथन अपना प्राच्यवाद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो नीचे दिया गया कूट है, आपको कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए जो है आपका केवल, यहाँ पर केवल होना चाहिए, केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, यानी विकल्प डी क्या है, यहाँ पर सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। कहने का मतलब है कि 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट ने आंग्लविद और शास्त्रीय विदों के बीच अनुदेशों के माध्यम पर जो है विवाद पैदा किया और इसी विवाद के कारण इस अनुदान को 1823 तक अप्रभावित रखा गया। 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल ने एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नियुक्त किया जो शिक्षा हेतु उत्तरदायी था। तो इस प्रकार से आपका तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो 4 विकल्प है आपके पास यहाँ पर। पहला है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी है गुजरात और असम, डी है त्रिपुरा और गुजरात। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे पूर्वी आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, नाम है कीबीथू। ठीक ना, कीबीथू जो है ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर है। और सबसे पश्चिमी कहा गया तो सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। गुजरात में है गौहर मोती या गौहर माथा। ठीक ना, मोथा इस प्रकार से है। तो गौहर मोती या गौहर मोथा जो भी रहे, ये गुजरात में पड़ता है। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ विकल्प ए सही जवाब हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है।
विकल्प ए 0.1 बार के, विकल्प बी 1.0 बार के और विकल्प सी 10.0 बार के और विकल्प डी है 100 बार के। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसके बराबर है, किसके समतुल्य है। ठीक ना, तो ये जवाब हो जाएगा आपका सही विकल्प बी। यहाँ पर क्या होगा कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दाब 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और भी बता दूं कि यदि इसका ओरिजिनल एक्यूरेट मान की बात करें तो 1 बार नहीं होता है, वो कितना होता है 0.98065, यानी 1 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो जब आपके पास इतना क्लोज नहीं है ऑप्शन तो लगभग 1 बार के बराबर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है यह महत्वपूर्ण देन किसकी है? विकल्प ए एच.जे. भाभा, विकल्प बी एम.एन. साहा, विकल्प सी सी.वी. रमन, विकल्प डी जे.सी. बोस। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एम.एन. साहा, यानी ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है एम.एन. साहा की महत्वपूर्ण देन है। एम.एन. साहा को ऊष्मीय आयनन सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए ही याद किया जाता है। एच.जे. भाभा को अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? एच.जे. भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को। उसके बाद सी.वी. रमन को भी आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद जे.सी. बोस ने जो है कि बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज और क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार के लिए जो है जे.सी. बोस को जाना जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, यहाँ पर ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है यह महत्वपूर्ण देन किसकी है? एम.एन. साहा की। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती यदि आपको करना हो तो कौन सा उर्वरक का प्रयोग करेंगे? विकल्प ए नाइट्रोजन, विकल्प बी पोटेशियम, विकल्प सी तांबा, विकल्प डी लोहा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए यानी नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है। किस उर्वरक का? तो नाइट्रोजन का उर्वरक का उपयोग जो है गेहूं की खेती के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? सभी प्रकार के, ठीक ना, जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं सभी प्रकार के एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विकल्प ए दाल, विकल्प बी केला, विकल्प सी अंडा और विकल्प डी मछली। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी अंडा, यानी अंडा जो है सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड के, एमिनो अम्ल के सर्वोत्तम स्रोत के रूप में जाना जाता है। किसको? अंडा को। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, यानी कि बिहार में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपके पास, ए नहर, बी नलकूप, सी आहर और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी यानी उपयुक्त सभी। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर, नलकूप, आहर सभी है। ठीक ना, तो आपको ध्यान में रखना है नहर, नलकूप और आहर। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? जो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी सिक्किम और विकल्प डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यानी कि लद्दाख में। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि लद्दाख राज्य में स्थित है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। नीरू नदी किस संबद्ध राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? यानी नीरू नदी जो है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? ए जम्मू और कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प
ए, नीरू नदी जो है जम्मू और कश्मीर में बहती है। नीरू नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की जो है सहायक नदी है। कौन सा? तो नीरू। ये भी याद रखेंगे कि नीरू चिनाब की सहायक नदी है और यह कहाँ प्रवाहित होती है, बहती है? जम्मू और कश्मीर में। आइए चलते हैं नेक्स्ट 31 पर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, बिहार के शाहाबाद जिला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला ने असहयोग आंदोलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कथन दूसरा है, इन्होंने पटना से हिंदी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका हुंकार का प्रकाशन किया था। विकल्प नहीं। कथन तीसरा है, इनकी पुस्तक रेंट डिडक्शन इन बिहार थी। और चौथा कथन है, वे अनुशीलन समिति से जुड़े थे। नीचे दिए गए कूट से गलत चुनिए, यानी कि कूट के माध्यम से आपको चुनना है कि इस 4 कथन में से कौन सा गलत है। कूट के माध्यम से आपको चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं कूट क्या कहता है। कूट का कहना है केवल 1 और 4 गलत है, खोजना है। कूट बी कहता है, विकल्प बी कहता है कि केवल 2 और 3। विकल्प सी कहता है केवल 1, 2 और 3। और विकल्प डी कहता है केवल 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि केवल 1, 2 और 3 जो है यह गलत है और 4 जो है क्या है, सही है। यानी कि एक ही बात ये सही है, बाकी सब के सब गलत है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे, यानी अनुशीलन समिति से जुड़े थे। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं सब के सब गलत है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 32 पर। 32 हमारा प्रश्न कहता है, वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 विकल्प है आपके पास। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार। और विकल्प बी है सुखदेव राजगुरु। विकल्प सी है भाई परमानंद। विकल्प डी है अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है अपना, वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा आंदोलन? वंदे मातरम। तो डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने किया था वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व। अगला आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है कि कब हुआ था? रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। 1858 से 60 के बीच में, 1860 से 62 के बीच में, 1863 से 64 के बीच में और 1862 से 63 के बीच में आपको बताना है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1860 से 62 में जो है रेल परिवहन का आरंभ बिहार में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 हमारा कहता है कि 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में गलत कथनों पर विचार करना है। फिर से आ गया गलत, याद रखिएगा जो गलत कथन होगा उसी पर विचार करना है आपको। कथन पहला है, इनमें से त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का निर्माण हुआ है। दूसरा कथन है, पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और कथन तीसरा है, संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो नीचे दिए गए कूट से गलत कथन के पहचान करना है। कैसा? गलत कथन की पहचान करना है। तो ए है आपका केवल 1, विकल्प बी है केवल 1 और 2, विकल्प सी है केवल 3 और विकल्प डी है केवल 4। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी केवल 3 जो है वह गलत है, यानी कि ये वाला जो है आपका गलत है। 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में गलत कथनों पर विचार करना है। इनमें से एक त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का जो निर्माण हुआ है ये सही है। पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यह भी सही है। 73वां संविधान संशोधन जो है वह 1992 में हुआ था। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और नई अनुसूची 11 को भी शामिल किया गया। इसमें
भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है यह सिर्फ और सिर्फ 73वां संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया है ये आपको बताना है। पहला है आपका कौन सा, विकल्प ए अनुच्छेद 261, विकल्प बी अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280 और विकल्प डी अनुच्छेद 279 ए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कौन सा, अनुच्छेद 263। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच करने के लिए प्रावधान किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। नगरीय दुबराज चावल जिससे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो नगरीय दुबराज चावल जो है 4 विकल्प है आपके पास, ए लद्दाख, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु और डी बिहार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी छत्तीसगढ़। यानी नगरीय दुबराज चावल जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा दिया गया है यह छत्तीसगढ़ राज्य से जो है कि संबंधित है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 हमारा कहता है कि अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। ठीक है, जो नीचे दिया गया ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा विटामिन नहीं है। ए नियासिन, बी थायरॉक्सिन, सी राइबोफ्लोविन और डी पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी थायरॉक्सिन। आप लोग जैसा जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो है वह थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन का वो काम क्या है कि यह पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है अमरबेल ताना परजीवी, बी चंदन जड़ परजीवी, सी आर्किड अधिपादप और डी घटपर्णी जो है जलोद्भिद। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी घटपर्णी जलोद्भिद, घटपर्णी जलोद्भिद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रोलेथ्रिन है एक सामान्य, क्या है प्रोलेथ्रिन क्या है। ए पीड़कनाशी, बी पेशी शिथिलक, सी मच्छर विकर्षक और डी केश रंजक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि प्रोलेथ्रिन जो है वो क्या है मच्छर विकर्षक है। प्रोलेथ्रिन क्या है, मच्छर विकर्षक है। प्रोलेथ्रिन क्या है, मच्छर विकर्षक है। उसके बाद चलिए आइए चलते हैं वर्तमान में मान्यता प्राप्त कितने राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कर चुके पार्टी जो है आपको बताना है कि वो किसकी संख्या कितनी है। विकल्प ए 6, विकल्प बी 8, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 4। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 6। यानी वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त जो है राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल जो है इसकी संख्या 6 है। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा इन सभी पार्टियों से ले लिया गया है, वापस ले लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 6 पार्टी ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जैसे सबसे पहला आपका आम आदमी पार्टी, आप जिसको बोलते हैं, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है और इनके जो सुप्रीम लीडर हैं कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अध्यक्ष भी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को भी, बीएसपी को भी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हाथी है और इसके सुप्रीमो कौन है, मायावती है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, मायावती। भारतीय जनता पार्टी अगला है, बीजेपी जिनकी सरकार वर्तमान में केंद्र में है। कमल का फूल जो है इनका चुनाव चिन्ह है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी विचारधारा से ये बिलोंग करते हैं और सीताराम येचुरी जो हैं
कि इन पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं और इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हाशिया और हथौड़ा। उसके बाद आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है पंजा, यानी हाथ का जो 5 उंगली सहित पंजा है वो पंजा। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और एक अंतिम में जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी भी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है किताब और इनके जो अध्यक्ष है वो है कॉनराड संगमा। तो इस प्रकार से हम लोग आज का यह 12वां मॉक टेस्ट बहुत ही सरलता से आसानी से पढ़कर पूरा कर लिया है। और भी वीडियो को इसी प्रकार से देखने के लिए, बने रहने के लिए शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।